गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में 267 तक एमसीक्यू किए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये वीवीआई था। तो आज हम लोग उसके आगे एमसीक्यू करेंगे। ये शायद मेरा पांचवा वीडियो होगा एमसीक्यू पर, तो आप लोग जरूर इसे देखें और आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए, जो 12th में एमसीक्यू आपका काम करेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। शायद 11 पेज तक पढ़ चुके थे और इसके बाद कहाँ तक हम लोग आए थे? 267 तक, यहीं तक पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे एनिलीन एस्टरलिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। एनिलीन का एस्टरलिहाइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, और क्या क्या बनेगा ये ध्यान दीजिएगा। एनिलीन का एस्टरलिहाइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या देगा? सबसे पहले एनिलीन का फार्मूला होता है, ये 268 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये एनिलीन है, ये क्या है? एनिलीन है। इसकी रिएक्शन एस्टरलिहाइड के साथ करवा रहे हैं। एस्टरलिहाइड का फार्मूला होता है CH3CO और H, इस तरीके से। सबसे पहले ये देगा क्या, तो याद रखना, यहाँ का 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ जाएगा और ये वाटर निकाल लेगा बाहर, पानी निकल जाएगा। अब ये बचा जो यहाँ, ये इस तरीके से बेंजीन है और यहाँ पर ईयर है। 2 हाइड्रोजन निकल चुका है। अब इधर से आके ये पीछे से ये CH है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये CH जाएगा और ये CH3 चला जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। जब वाटर निकलता है तो हाइड्राजोन बनता है, और हाइड्राजोन बेस के रूप में काम करता है, तो इसको बोलते हैं स्कैरफस बेस बोला जाता है। स्कैरफस बेस बोलते हैं इसको। तो इस फॉर्म में ये बेस बन जाता है। क्या बनता है? बेस के रूप में, क्षार के रूप में बनता है। ऐसे इसको बोला जाता है हाइड्राजोन। ठीक है जी, तो इस तरीके से ऑप्शन इसका डी चला जाएगा। अब आता है CH3H9 और N में बनने वाले समावयवता पूछना चाहिए। हाँ, समावयवता कितना होता है, समावयवी या समावयवता। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। ये बहुलक नहीं हो सकता है यहाँ पे, तो ये बहुलक नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो जाएगा C3H9, इसको कितने तरीके से आप लिख सकते हैं? तो सबसे पहला यहाँ पर CH3 CH2 और NH2, एक तरीका ये हो गया लिखने का। देखो 3 2 5 2 7 दोनों, और इसका मॉलिक्यूलर मास जो है सेम है, या फॉर्मूला जो सेम है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर NH दे दो, इधर क्या दे दो? CH3। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तीसरा तरीका है CH3 CH, यहाँ से N दे दो और 3 CH3 दे दो, इस तरीके से। तो यहाँ से आप इस तरीके से 3 टाइप हो गया। तो चौथा टाइप जो बनेगा आपका इस तरीके से बनेगा, CH3 CH और यहाँ से NH2 दे दो, और यहाँ पर CH2 दे दो, और ये CH3 दे दो। ठीक है, तो सॉरी 4 कार्बन हो गए ना, यहाँ पर ये हटाओ, यहाँ पर CH3 लगाओ। तो इस तरीके से देखो 3 2 6 2 8 1 9 हाइड्रोजन हो गया, 3 कार्बन हो गए, 1 नाइट्रोजन हो गया। तो ये 4 टाइप से बनेंगे, 4 टाइप से बनेंगे। ये आइसोमर है, इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा? 4 जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है? निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक क्या है? वैसे बहुलक,
वैसे बहुलक जो सड़ता गलता नहीं हो बायोडिग्रेडेबल बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर सेलुलोज, पीवीसी, पॉलीथीन, नायलॉन 6 है। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल बहुलक जो है, यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल बोला है ना, डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल बहुलक जो होता है पॉलीथीन होता है। कार के टायर में प्रयुक्त होता है बुनायन रबर, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन। तब बुनायन रबर होता है, बुनायन रबर कार के टायर में होता है। ठीक है जी। कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तब विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। अब आ जाओ इधर, ग्लूकोज में कैरल कार्बन की संख्या, ग्लूकोज C12H22O11 होता है। C12, अच्छा ग्लूकोज का ना C6H12O6 होता है। इस तरीके से C6H12O6 होता है। यहाँ पर क्या होता है बाबू, यहाँ पर ध्यान देना, ये इस तरीके से ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर CH2 होता है और OH होता है, यहाँ भी CH2 और OH होता है, यहाँ पर H और OH, H और OH, एक और होता है H और OH, H और OH। इस तरीके से दो इधर होते हैं H, यहाँ पर OH होता है, OH और H इस तरीके से होता है। तो 1 2 3 4 कैरल कार्बन कितने होते हैं? तो कैरल कार्बन उसको बोला जाता है कि कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग हो। कार्बन की चारों संयुक्त, जैसे यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन, यहाँ फ्लोरीन, ये चारों जो है अलग अलग संयोजकता होना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं कैरल कार्बन। अब कैरल कार्बन को कैरल सेंटर भी के नाम से भी जाना जाता है, कैरल कार्बन को कैरल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये चारों का नाम हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका जो आंसर जाएगा ग्लूकोज में 4 चला जाएगा। डेटॉल का उपयोग होता है तो एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी के रूप में डेटॉल का उपयोग किया जाता है। कपड़ा धोने वाला सोडा किसको कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को कपड़ा धोने वाला सोडा कहा जाता है। बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। CaOH का होल ट्वाइस होता है। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण? अक्रिस्टलीय ठोस मतलब एमार्फस सॉलिड की बात किया जाए तो कांच होता है। क्रिस्टल होता है 4 प्रकार के, 7 प्रकार के, 3 प्रकार के और इनमें से सभी। क्रिस्टल होते हैं 3 प्रकार के। क्रिस्टल जो ठोस पाए जाते हैं 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के और इनमें से सभी। तो ये 7 प्रकार का भी होता है, 4 प्रकार का भी होता है, 3 प्रकार का होता है, इनमें से सभी होगा। ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन चला जाएगा। क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं। क्रिस्टल जो होते हैं 4 प्रकार के भी हो सकते हैं, 3 प्रकार, कोई भी प्रकार का, मैंने 7 से नीचे होता है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैकिंग प्रभाज, मोल प्रभाज की क्षमता पूछा है। तो HCP अगर बात किया जाए, HCP में 0.74% नहीं बल्कि 0.74 होता है और ये परसेंटेज में बोलता तो 74% हो जाता है। परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? परासरण दाब बराबर P बराबर होता है CRT या पाई बराबर होता है CRT। तो अर्थात P बराबर CRT, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। याद रखो, निम्न इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम होती है? जलीय घोल, देखो जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम किसमें होगा? तो ये MgSO4 में आयंस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 2 आयंस और 2 आयंस, 4 इसमें आयंस की ज़्यादा मात्रा है, आयंस की मात्रा, इस पर 2 प्लस, इस पर 2 नेगेटिव, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ये टूटेगा ही नहीं, ये तो कम होगा, ये भी कम होगा, इस पर ज़्यादा होगा। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन चला जाएगा। 0.1 BaN2 को घोल का वार्ड सर्वगुणांक
74 है तो विघटन स्तर की दर कितना होता है 87%। याद रखना है इसको, डायरेक्ट 87% होता है। ठीक है जी, 0.274 पर 87% चला जाएगा। किसी घोल का प्रसारण दाब संबंध होता है पाई बराबर CRT। तो पाई बराबर क्या होता है CRT, पाई बराबर CRT होता है, सॉरी पाई बराबर क्या होता है CRT होता है। तो अब ऑप्शन मिलाओ, पाई तो सब में है। अब यहाँ से अगर बताओ हम पाई बाई सी करेंगे तो RT या S है तो ST हो गया, तो S और T हो गया, ऑप्शन नंबर D चला जाएगा। देखो यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पाई बराबर CRT आप दे दो, तो पाई बराबर यहाँ पर R के जगह ST भी लिखता है तो ST को ST कहेंगे और पाई जो है बराबर इसी जो है नीचे चला जाएगा, तो पाई बाई सी ST हो गया, ऑप्शन नंबर D। निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो ताप द्वारा प्रभावित जो है मोललता नहीं होता है, बल्कि बाकी सब हो जाएगा, बाकी ये मोललता नहीं हो पाएगा। ठीक है, 1 मोल AlCl पर 3+ को Al में अपचयन करने के लिए कितने आवश्यकता होता है, तो यहाँ पर 3 × 10⁵ कूलाम की आवश्यकता होता है, 3 × 10⁵ कूलाम आवेश की आवश्यकता होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल होता है। अच्छा चलिए, धनोद एवं ऋणोद, सोडियम पर NaCl है, NaCl के सॉल्यूशन होता है NaCl, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो होता है इस तरीके से, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो होता है निगेटिव वाला, सोडियम पॉजिटिव आया है ना, तो निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला होता है, तो निगेटिव पर जाता है सोडियम, पॉजिटिव पर जाता है क्लोरीन। तो यहाँ पर धन आयन पर जाएगा क्लोरीन और ऋण आयन पर जाएगा सोडियम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। Cl2 और Na 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल में मुक्त किया गया है, तो 96,500 इसका होता है 63 पॉइंट समथिंग होता है, बाई 2 से कर दोगे तो 31.75 ग्राम कॉपर जो है रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर मुक्त होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। एक फराडे होता है 96,500 कूलम के बराबर। ये 96,500 कूलम नहीं, ये है उल्टा देखो लग रहा था, ये 96,500 कूलम के बराबर होता है। 96,500 कूलम लगभग नहीं, एक्यूरेट होता है 96,500 लगभग दिया हुआ है कि 96,500 कूलम है, तो यही ऑप्शन चला जाएगा। वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उसे कहते हैं कैथोड की एनोड, तो यहाँ पर एनोड होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एनोड होगा, ऑप्शन नंबर। अब ये एक मॉलिक्यूलरिटी का फॉर्मूला होता है, जहाँ प्रकाश और गैस जलाएंगे तो वहाँ शून्य कोटि अभिक्रिया होगा, ये रिएक्टेंट 0 हो जाता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। ठीक है जी, शून्य कोटि अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। क्लियर है आप लोग? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है जी। अभिक्रिया क्या है, ये तो एसिडिक एसिड वाटर का 0 होगा तो 1 होगा तो 1 सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी। अभिक्रिया की दर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है,
शून्य कोटि अभिक्रिया में टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन चला जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया। भौतिक अधिशोषण में लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, ये ऑप्शन चला जाएगा। P2O5 एक अच्छा है, क्या है, अवकारक है, क्या ये अवकारक है। P2O5 एक अच्छा अवकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है, तो हिमांक का अवनमन K2SO4 के लिए अधिकतम होता है। इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, तो सबसे पहले इसको निकालते हैं कैसे। देखो 342.2 ग्राम में 34.2 ग्राम निकाल लेंगे तो यहाँ पर आएगा 200 ग्राम। कितना ग्राम, 234.2 ग्राम में 34.2 ग्राम अगर निकाल लेते हैं तो इसमें 200 ग्राम आएगा। 200 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में तो 0.2 केजी आएगा, ठीक है। अब याद करो, अब इसमें कह रहा है कि घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, तो आपको पता होगा ये चीनी डाला गया है, घोल में इतना ग्राम चीनी है तो 34.2 ग्राम और चीनी का आणविक द्रव्यमान होता है 342, इसको पॉइंट हटाएंगे 0, इससे कट गया तो 1/10 हो गया, अर्थात 0.1 मोल आया, 0.1 मोल। और 0.1 मोल को 0.1 और वाई में इसका मोलर द्रव्यमान कितना केजी है, ये 0.2 केजी, पॉइंट हटेगा अर्थात 0.5 ये मोल आएगा, अर्थात 0.5 ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है जी, समझे। तो यहाँ से ये 0.5 आंसर आएगा। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय का कम कर देता है, प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है, तो प्रतिक्रिया में एक ऊर्जा को प्रदान करता है, ऊर्जा को। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो प्रतिक्रिया में ऊर्जा को प्रदान करेगा, ऊर्जा देगा आपको कि क्या क्षमता बढ़ेगा या घटेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, तो बात सही है, सभी खनिज अयस्क होते हैं, गलत बात है, सभी क्षार भस्म नहीं है, इनमें से सभी, ये ऑप्शन चला जाएगा। सभी अयस्क क्या होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते, लेकिन सभी खनिज अयस्क हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ये कहानी है इसका, समझ में आ गया। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, ये बात सत्य है। लोहे का प्रमुख अयस्क क्या होता है, तो लोहे का प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पैराइट। तो हेमे ऐसे तो सभी होता है, तो या तो मुख्य अयस्क पूछा है तो मुख्य अयस्क में हेमेटाइट मार देंगे, ऐसे तो सभी होता है लोहे का अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पैराइट, लेकिन मुख्य में पूछा है तो हेमेटाइट मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी। जिंक ब्लेंड अयस्क का साधारण किस विधि से किया जाता है, ZnS का साधारण किस विधि से किया जाता है, तो जिंक ब्लेंड का जो है साधारण जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। जिंक ब्लेंड ZnS का जो है इनमें से कोई नहीं, चुंबकीय पृथक्करण से भी नहीं कर सकते, इससे भी नहीं करेंगे, इससे भी नहीं करेंगे, तो इससे करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन चला जाएगा, किसी से भी क्रिया नहीं करें। स्प्लिटर है, क्या है, एक अशुद्धि पारा है, एक अशुद्धि जिंक है, अशुद्धि जिंक, शुद्ध जिंक है, अशुद्ध एल्युमिनियम है, तो स्प्लिटर एक अशुद्ध एल्युमिनियम को कहा जाता है। अभिक्रिया N2S2 रिवर्सिबल NH3 और Q ग्लास है, में ताप बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पाद बढ़ेगा, अमोनिया का उत्पाद घट जाएगा, अमोनिया के उत्पाद में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, रिवर्सिबल है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।
साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, रॉक सॉल्ट इसको बोलते हैं। NaCl को साधारण नमक बोला जाता है। अवसादी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है क्षारीय धातु। कौन सा धातु? क्षारीय धातु। अवसादी के ग्रुप 1। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? डायपोल मोमेंटम 0 होता है। तो डायपोल मोमेंटम Bf3 का 0 होता है, क्योंकि B है और 3 को F है, ठीक है। और ये फ्लोरीन जो है B को नहीं खींच पाएंगे, इसलिए B का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। बाकी इस पर लोन पेयर प्रोजेक्ट होता है, इस पर भी लोन पेयर रहता है। इसमें दुइये गो है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसका होगा, इसका होगा, इसका सॉरी इसका होगा, इसका होगा और इसका होगा, इसका नहीं होगा। तो म्यू इक्वल टू 0 होगा। द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो ये Bf3 का शून्य है। H3PO3 एक है, तो याद रखना H3PO3 याद रखना कैसे, P है, ऑक्सीजन डाल देंगे OH और यहाँ पर एगो H, 3 गो H हो गया, 2 गो OH हो गया, ऐसा हो गया। OH 2 गो है, इसलिए द्विभाषमिक है। कहाँ है? द्विभाषमिक अम्ल है। सोडियम आवर्त में किस ग्रुप का सदस्य होता है? तो सोडियम जो है प्रथम ग्रुप का सदस्य होता है, पहला ग्रुप का सोडियम होता है। हेलिना पूरब से फरियाद, पता है ना। हीरे में कार्बन का संकरण होता है। हीरे का होता सूत्र CH4 डायमंड ही होता है। हीरे का समझना sp3 टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए sp3 होगा। आंसर ए चला जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व आयोडीन है। क्या है ये? आयोडीन है, समुद्र में पाया जाता है आयोडीन। समुद्र में क्या पाया जाता है? आयोडीन। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? तो याद रखना +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो स्थिर रहता है किसका होता है? Fe पर जो फेरस PPB नाना पार्टिकल SN3 शुरुआत PB का होता है +2, ये स्थिर होता है। डी ऑप्शन पर आ जाएगा, इसका +1 भी होता है। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय होता है? संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय होता है। कोबाल्ट 27 में से 2 गया 25, निकेल 28 में से 2 गया 26, कॉपर 29 में से 2 गया 27, जिंक 30 में से 2 गया 28। तो अनुचुंबकीय होता है। ये 25 हो गया, ये 29 में से 2 गया तो 27, 29 में से 2 गया, ये निकेल 28 में से 2 गया 26। संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय होता है। आयन अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय एक होता है प्रतिचुंबकीय, इसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। डायमैग्नेटिक में ये फुलफिल होता है। जिंक पर +2 आयन जलन, ये 28 डी ना हो जाएगा, ऑप्शन ठीक है। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका आयरन कैथोड बनाकर उसको रख दो, ये ऑप्शन चला जाएगा। Na3Cr इथेनॉल में क्रोमियम का उपसंयोजक संख्या 6 होता है। 2 निगेटिव 2 तिया 6 मार देंगे, ऑप्शन। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? ये प्रतिचुंबकीय है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये 29 में से 2 घट जाएगा, तो ये 27 बचेगा। 27 का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय, ठीक है। चलिए अगला है, लिगेंड सक्षम होते हैं जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हो। बहुत अच्छा बात इन्होंने लिखा। लिगेंड एक जोड़ी ही इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। लिगेंड में जैसे कोई भी ये लोन पेयर प्रदान करेगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता नहीं, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता